नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापकों माता-पिताओं का स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल यूपीडीएलएड पाठशाला में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप सभी के एग्ज़ाम फाइनल हो चुके हैं। तो हिंदी विषय का एग्ज़ाम जो कि 29 अक्टूबर को था, ठीक है? तो उसका आज हम लोग संपूर्ण हल लेकर आ चुके हैं आपके बीच में। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद वाई वन डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, अर्ध स्वर कहलाते हैं? आ कामा बड़ी ई, बड़ा ऊ कामा छोटा ऊ, चा कामा ना या फिर या कामा वा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा या कामा बा। अर्ध स्वर हमारे कौन से कहलाते हैं? तो या और वा अर्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध स्वर होते क्या है? तो अर्ध स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों के योग से बनते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है स्पर्श व्यंजन नहीं है। यानी निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? का कामा खा, सा कामा हा, चा कामा छा, पा कामा फ। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन हमारी वर्णमाला में होते कितने हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ठीक है। का से लेकर का तक, मा तक। ठीक है। इसमें हमारे 5 वर्ग होते हैं कचट तक। ठीक है। तो देखते हैं कौन सा वर्ग हमारा नहीं आता है। तो का खा हमारा क्या है? का वर्ग का है। ठीक है, इसलिए आंसर नहीं होगा इसका। चा छा ये हमारा चा वर्ग का है, इसलिए आंसर नहीं होगा। और पा ये हमारा पा वर्ग का है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा हमारा आंसर बचा है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा सा कामा हा। ये हमारे स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है कोस। कोस का सही अर्थ युग्म है या फिर सही अर्थ। ठीक है। अन्न कामा खजाना, खजाना कामा शब्द समूह, शब्द कामा धन या फिर अनाज कामा भंडार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा खजाना तथा शब्द समूह। ठीक है। जो हमारा कोश होता है इसका अर्थ क्या होता है? खजाना होता है। और ये वाला कोश होता है तो इसका जो अर्थ होता है शब्द समूह होता है। आपने एक नाम सुना होगा, प्रचलित नाम सुना होगा, कोषागार। तो कोषागार में क्या होता है? एक भंडारण युक्त तो एक जगह होती है जिसे हम खजाना बोलते हैं। ठीक है, या फिर भंडारण बोलते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है? परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा परीक्षा। ठीक है। परीक्षा को हम किस तरीके से लिखते हैं? इसी तरीके से लिखते हैं, आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है अंग कामा आ वर्ण कहलाते हैं? स्वर, व्यंजन, अयोगवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा अयोगवा। अंग और आ हमारे जो वर्ण होते हैं कैसे होते हैं? तो अयोगवा होते हैं। अयोगवा में हमारे सिर्फ 2 ही वर्ण होते हैं जो कि दिए हुए हैं। ठीक है। अयोगवा होता क्या? आइए देखते हैं। तो अयोगवा में क्या होता है? ये हमारे ना तो स्वर से ही मिलकर बने होते हैं और ना ही व्यंजन वर्ण से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है मूल स्वर कौन-कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में 4 मूल स्वर होते हैं। ठीक है। यदि हम बात करें कुल स्वर की तो 13 स्वर होते हैं, लेकिन मूल स्वर की बात करें तो कितने होते हैं? 4 मूल स्वर होते हैं। ठीक है। कौन-कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। आ, कमा ई, कमा उ, कमा रे। ठीक है। ये स्वर किसी अन्य स्वर से मिलकर नहीं बनते। इसीलिए ये स्वतंत्र और मूलभूत होते हैं। इसीलिए इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है। कौन-कौन से होते हैं? आइए एक बार फिर से देखते हैं। आ, कमा ई, कमा उ, कमा रे। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलकर एक ध्वनि बनाते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारी वर्णमाला में कितने हैं? तो 4 हैं। कौन-कौन से? छ, त्रा, ज्ञा, स्रा। जैसे कि छा है, छा को हम किस तरीके से लिखते हैं? का लिखेंगे। ठीक है। और का में हलंत लगाएँगे और प्लस सा लिखेंगे। इस तरीके से हमारा क्या बनता है? छा। ठीक है। जैसे त्रा है, त्रा में क्या है? ता में लिए हलंत लगाएँगे और प्लस रा, तब क्या बनेगा हमारा? त्रा बनेगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 8 है अज्ञ, कामा नवीन, कामा अधम एवं अवनि के विलोम शब्द लिखिए। तो अज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ज्ञानी हो जाएगा। ठीक है। नवीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा विलोम शब्द। अधम का क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। और अवनि का विलोम क्या हो जाएगा? तो आकाश हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है अर्ध विराम चिन्ह का साधारण रूप बताइए। तो अर्ध विराम चिन्ह का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? एक बिंदी ऊपर होगी, नीचे होगी। तो इसमें इस तरीके से होगा। ठीक है। हमारा अर्ध विराम का सिंबल होता है।
यह वाक्य के अंदर थोड़ी देर रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का भी काम करता है। ठीक है, अर्धविराम। प्रश्न संख्या 10 है, आगत ध्वनियाँ किसे कहते हैं? जो ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से आई हों, उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे कि फ, ज, ख, ग। ठीक है, ये हमारी क्या है, आगत ध्वनियाँ हैं जो विदेशी भाषाओं से हम जिन्हें अपनी भाषा में अपना लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है, देवनागरी लिपि की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक विशेषता हो गई। फिर क्या है, इसमें अक्षर के ऊपर एक क्या होती है, शिरोरेखा होती है। जैसे कि राम लिखा है, ठीक है, तो राम के ऊपर एक लाइन खींची होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, शिरोरेखा होती है। और इसकी और भी विशेषताएं हैं, इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ण का अपना उच्चारण होता है। ठीक है, और देवनागरी लिपि हमारी क्या है, वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है, जो कि हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, कि भाषाई कौशल क्या है? भाषा को सही ढंग से सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता को भाषाई कौशल कहते हैं। इसके मुख्यतः 4 कौशल होते हैं। कौन-कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यदि आपको नहीं पता है तो फिर इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। सुबो पाली, ठीक है? सुबो पाली। प्रश्न संख्या 13 है, रा वर्ण को कितने प्रकार से लिखते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। रा वर्ण को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। कौन-कौन से? एक तो स्वतंत्र रूप में रा होता है हमारा, ठीक है? जिस तरीके से हम वर्णमाला में प्रयोग करते हैं। फिर एक होता है संयोजक रूप में, जैसे कि क्रा या फिर त्रा। फिर एक होता है प्रत्यय के रूप में, जैसे कि भर, घर। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं या फिर वर्ण के बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 है, कक्षा शिक्षण में वाचन का महत्व बताते हुए वाचन के प्रकार लिखिए। तो क्या महत्व, आइए देखते हैं। वाचन से छात्रों की उच्चारण शक्ति और भाषा ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, वाचन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो मौन वाचन भी होता है, श्रव्य वाचन भी होता है और संयुक्त वाचन भी होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है, प्रारंभिक स्तर पर लेखन सिखाने की विधियां बताइए। अक्षर बनाना सीखना, शब्द बनवाना, वाक्य बनवाना, कॉपी पर सही ढंग से लिखने का अभ्यास करवाना। ये हमारे प्रारंभिक स्तर पर लेखन सिखाने की निम्न विधियां हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 है, प्रारंभिक स्तर पर छात्रों की वर्तनी शुद्ध करने हेतु उपाय लिखिए। तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आइए देखते हैं। शब्दों का बार बार लेखन कराना, इससे क्या है, जो शब्दों की वर्तनी हो उसको सही करा जा सकता है। श्रुत लेख अभ्यास कराना, उनको बोलकर लिखवाना। ठीक है, गलत वर्तनी सुधारना सिखाना। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 है, कि विराम चिन्हों के प्रकार लिखिए। तो विराम चिन्हों के प्रकार कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, आपको सिंबल देखना है। ठीक है, आपसे सिंबल भी पूछ सकता है आने वाले एग्जाम्स में। अर्धविराम, अर्धविराम का सिंबल ये है। प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, उद्धरण। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है, गृह कार्य का महत्व स्पष्ट करते हुए इसके लाभ लिखिए। तो क्या लाभ है, आइए देखते हैं। गृह कार्य से विद्यार्थी का अभ्यास मजबूत होता है, बिल्कुल सही बात है, और सीखा हुआ ज्ञान पक्का होता है। ठीक है, लाभ क्या क्या है, अध्ययन की आदत बनी रहती है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है और शिक्षण पक्का होता है। ठीक है, तो ये हमारे 18 प्रश्न थे। तो दोस्तों, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।